इस यूनिट में हम सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं स्कूल एजुकेशन सिस्टम से, जो हमारी प्राइमरी, अपर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड उसके बाद सीनियर सेकेंडरी, उसके बाद हायर एजुकेशन में डिवाइड की गई है, क्लासीफाई की गई है। हम अगर देखें तो एजुकेशन जो है कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, यानी कि स्टेट्स आर फ्री टू इवॉल्व देयर ओन पैटर्न ऑफ एजुकेशन सिस्टम। नेक्स्ट में क्लासिफिकेशन है प्री स्कूल, प्राइमरी स्कूलिंग भी बोल देते हैं हम इसको, नर्सरी स्कूलिंग भी बोल देते हैं। जब भी बच्चा हमारे पास क्या होता है, बर्थ से स्कूल में एंट्री करता है, हमारे पास जो प्री स्कूल की एज है हम इसको अप टू 6 ईयर्स लेते हैं। प्री प्राइमरी एजुकेशन में मेनली हमारे पास क्या होता है, फिजिकल, सोशल, इंटेलेक्चुअल, साइकोलॉजिकल और इमोशनल हेल्थ पर ज़्यादा काम किया जाता है। यहाँ पर उसको एक्सटर्नल कंडीशंस अडेप्ट करना सिखाया जाता है, उसको हेल्दी, हैप्पी एंड रेगुलर लाइफ में क्या स्किल्स की नीड है वो यहाँ पर उसको सिखाया जाता है, उसकी होलसम पर्सन को डेवलप करने का कोशिश की जाती है। इसमें हमारे पास सबसे पहले जो आ जाती है, इसमें प्लेटो, मारिया मोंटेसरी, गांधी जी, इस चीज़ को इन्होंने सबने इंपॉर्टेंस दी हुई थी। यहाँ पर फ्रोबेल ने जो दिया मॉडर्न किंडरगार्टन का कंसेप्ट दिया था, इसमें बोला गया था कि जो चाइल्ड का डेवलपमेंट हम कैसे कर सकते हैं, प्ले एक्टिविटीज़ के थ्रू कर सकते हैं। प्री प्राइमरी एजुकेशन में जो हमारे पास क्या होता है, किंडर गार्डन्स बनाए जाते हैं, नर्सरी स्कूल्स बनाए जाते हैं, मॉन्टेसरी स्कूल्स बनाए जाते हैं, जहाँ पर प्री बेसिक स्कूल्स होते हैं और वहाँ पर उनको प्लेवे मेथड से, एक्टिविटी मेथड से एजुकेशन दी जाती है। टाइम टू टाइम इसमें टीचर्स की ट्रेनिंग भी कराई जाती है। उसके बाद आ जाती है हमारे पास प्राइमरी एजुकेशन। प्राइमरी एजुकेशन का अगर देखा जाए तो ये हमारे पास 1854 में डेवलप हुआ था, वुड्स डिस्पैच की रिकमेंडेशन के बाद। इसमें हमारे पास ये आ जाता है कि इसमें कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन के लिए कहा गया है गवर्नमेंट पॉलिसीज़ में कि प्राइमरी एजुकेशन राइट है एक चाइल्ड का, तो उसके लिए हमें गवर्नमेंट को उसके लिए अलग अलग तरीक़ों से प्रमोट करना चाहिए। अगर हम इसमें आफ्टर इंडिपेंडेंस के कंडीशन देखें प्राइमरी एजुकेशन में, इसमें हमारे पास क्या गया है, प्रोविजन फॉर फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन है, जिसके लिए अलग अलग बनाए हुए हैं, जिसमें आर्टिकल 45 देखें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें भी इसी की बात की गई है। प्रॉब्लम जो मेनली हमारे पास इस टारगेट को अचीव करने में वो क्या है कि रिसोर्सेज का वेस्टेज होता है, स्टैग्नेशन होती है, एनरोलमेंट की प्रॉब्लम है। ट्राइबल एरियाज़ में या फिर जो कम्युनिटीज़ ज़्यादा अभी डेवलप नहीं हुई है, वहाँ पर एनरोलमेंट भी कम रहता है बच्चों का। माइग्रेशन पॉपुलेशन का, अर्निंग पर्पज से एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाते हैं, तो वहाँ पर भी दिक्कत आ जाती है कि आज स्कूल में एडमिशन कराया, फिर उनको जॉब के लिए कहीं और जाना पड़ा, माइग्रेट कर गए हैं, तो वहाँ पर भी बच्चों को प्रॉपर एक एनवायरनमेंट नहीं मिल पाता है। सोशियो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस भी इसका एक रीज़न है। और जो सोसाइटी में शेड्यूल कास्ट, विमेंस वगैरह के जो डिस्क्रिमिनेशन हमारे एंशियंट टाइम से चलता है, वो भी एक बेसिक रीज़न है कि हमारे पास हम बेसिक एजुकेशन अच्छे से प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। इस पर्पज़ से यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन का भी प्रोविज़न आया हुआ है। ये भी हमारे पास मेनली किस मेजर्स पर काम करता है कि स्कूल ड्रॉप आउट्स को कम किया जाए, स्कूल में रिटेंशन को बढ़ाया जाए, और जो वर्किंग चिल्ड्रन, गर्ल्स या चिल्ड्रन विद डिसएडवांटेज ग्रुप या मार्जिनलाइज्ड ग्रुप है, उनको भी प्रमोट किया जाए स्कूल एजुकेशन के लिए। इसके लिए मेन क्या हमारे पास आता है, मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग की बात यहाँ पर आ जाती है कि हमें जो बच्चे डिसएडवांटेज ग्रुप वगैरह है उनकी लर्निंग के लिए एक मिनिमम लेवल डिसाइड करना चाहिए, जो प्रमोट करेगा, उनको एनकरेज करेगा फॉर बेटर लर्निंग। मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग का कंसेप्ट 1991 में शुरू हुआ था। इसमें हमारे पास SCRTs वगैरह टाइम टू टाइम अलग अलग प्रोग्राम्स चला जाते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड भी हमारे पास 1987-88 में रिकमेंडेशन पर आया था। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की मेनली 3 कंडीशंस है कि 2 लार्ज रूम होने चाहिए, जिसमें टॉयलेट फैसिलिटी हो बॉयज़ और गर्ल्स के लिए सेपरेटली, स्कूल में 2 टीचर हो जिसमें से एक फीमेल टीचर हो, विमेन हो, और असेंशियल टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज भी प्रोवाइड किए जाएँ, जैसे ब्लैक बोर्ड, चार्ट्स और लाइब्रेरी, गेम्स और वर्क एक्सपीरियंस के लिए छोटे मोटे इक्विपमेंट्स भी। मेनली इसमें जो हमारे पास सेकंड लास्ट के 2 पॉइंट्स है, फीमेल टीचर एंड टीचिंग लर्निंग मटेरियल, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आते हैं, और रूम की जो इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटी प्रोवाइड कराना वो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आता है। नेक्स्ट सर्व शिक्षा अभियान है, वो भी हमारे पास एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए चला गया है। ये 2001 में स्टार्ट हुआ था। इसमें जो मेनली है एक्सपेंशन एंड अपग्रेडेशन ऑफ फैसिलिटी फॉर अर्ली चाइल्डहुड एंड केयर एंड एजुकेशन, प्रमोट एनरोलमेंट ऑफ स्टूडेंट्स, पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स टू अटेन मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग। गर्ल्स, चाइल्ड और डिसएडवांटेज सेगमेंट्स को भी स्कूल में एनरोलमेंट बढ़ाना है, उनका भी पार्टिसिपेशन बढ़ाना है। नेक्स्ट ड्रॉप आउट रेट को कम करना है, इंटीग्रेशन करना है डिफरेंट गवर्नमेंट पॉलिसीज़, जैसे ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड हो गया, मिड डे मील कर दिया, फ्री यूनिफॉर्म और या टाइम टू टाइम स्कॉलरशिप वगैरह वो बच्चों को प्रोवाइड कराना, ताकि उनको स्कूल में रिटेंशन को इंक्रीज़ किया जाए। और ये कम्युनिटीज़ के साथ मिलकर NGOs के साथ भी वर्क करते रहते हैं हम सर्व शिक्षा अभियान के
सक्सेस के लिए। नेक्स्ट आपके पास जो टॉपिक आ जाता है सेकेंडरी एजुकेशन। सेकेंडरी एजुकेशन जो हमारे पास अगर इंडिया के कंसेप्ट में देखें तो हमारे पास एक पैटर्न फॉलो होता है 10+2+3। ये हमारे पास सेकेंडरी एजुकेशन के लिए है, ठीक है। ये मेनली हमारे पास 8 to 10th स्टैंडर्ड को हम हायर सेकेंडरी एजुकेशन बोलते हैं, और 11th and 12th को सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन के फ्रेमवर्क में हमने इसको रखा हुआ है। उससे पहले हमारे पास ब्रिटिशर्स जब तक इंडिया में नहीं आए तो इससे पहले हमारे पास कोई फॉर्मल सेकेंडरी एजुकेशन सिस्टम नहीं था, बट लॉर्ड मैकॉलेज का जो मिनट आया था उसके बाद सेकेंडरी एजुकेशन पर भी थोड़ा ध्यान दिया गया था। इसके लिए भी हमारे पास स्कूल्स वगैरह यूरोपियन लिटरेचर और साइंस को पढ़ाने के लिए स्कूल में इंडिया में स्टैब्लिश हुए थे। वुड्स डिस्पैच की जो रिपोर्ट थी उसने भी सेकेंडरी एजुकेशन को इंट्रोड्यूस करने के लिए एड्स वगैरह रिलीज़ किए गए गवर्नमेंट के फंड से। और इसके बाद 1857 में कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में यूनिवर्सिटीज़ इस्टेब्लिश की गई। वो भी किस पर्पज से की गई थी? सेकेंडरी एजुकेशन थ्रू मैट्रिकुलेशन एग्जाम्स कंडक्ट कराने के लिए। उसके बाद सेडलर कमीशन की बात आ जाती है। उसने क्या किया था, एक बोर्ड के लिए रिकमेंड किया था कि भाई हमारे पास सेकेंडरी एजुकेशन तो है लेकिन प्रॉपर उसके लिए स्टैंडर्डाइजेशन के लिए एक बोर्ड प्रिपेयर किया जाए, एक बोर्ड बनाया जाए। उसके लिए ही बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का कंसेप्ट हमारे पास सेडलर कमीशन से आ जाता है। अबाउट वुड रिपोर्ट थी जिसने वोकेशनल स्टडी को प्रमोट किया था, जिसके आने के बाद पॉलीटेक्निक्स, कमर्शियल और टेक्निकल एग्रीकल्चर हाई स्कूल्स को प्रमोट किया गया था। सार्जेंट कमेटी थी, उसने सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन को इस्टेब्लिश करने में हेल्प की थी, उसके लिए उसने बोला था। नेक्स्ट हमारे पास आता है पोस्ट इंडिपेंडेंस डेवलपमेंट। अगर हम सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी एजुकेशन के फील्ड में देखें तो सबसे पहले ताराचंद कमेटी बनाई गई थी जो टीचिंग इन रीजनल लैंग्वेज को प्रमोट करता था, उसको एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट करता था अलॉन्ग विद इंग्लिश। नेक्स्ट यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन आया था जिसको डॉक्टर राधाकृष्णन की उसके हेड थे। उसमें भी किसकी बात की गया था? उसमें मुदालिर कमीशन आया था, उसने भी यही चीज़ किया गया था। उसने भी क्या सपोर्ट किया था? उसने भी कौन से सजेशंस दिए थे कि रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द एजुकेशनल पैटर्न, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ कोर्स ऑफर्ड इन 7 स्ट्रीम्स, ओपनिंग ऑफ रेजिडेंशियल स्कूल्स, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, मोड ऑफ एग्जामिनेशन इंक्लूसिव ऑफ को करिकुलर एक्टिव प्रोग्राम्स, और सेटिंग अप ऑफ बोर्ड फॉर सेकेंडरी हायर एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन, ठीक है। उसके बाद जो कोठारी कमीशन आया था, कोठारी कमीशन ने 10+2+3 का पैटर्न दिया था, जिसमें से फर्स्ट 7 ईयर्स टू जो शुरू के 7-8 साल थे स्कूलिंग के, उनको प्राइमरी एजुकेशन के, नेक्स्ट 2 to 3 ईयर्स को सेकेंडरी एजुकेशन, और लास्ट के 2 ईयर्स को हायर सेकेंडरी एजुकेशन के लिए बोला गया था। करिकुलम में हमारे पास कोठारी कमीशन की रिपोर्ट के बेसिस पर ही वोकेशनल ट्रेनिंग वगैरह को, वोकेशनलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन को प्रमोट किया गया था। पार्ट टाइम और फुल टाइम फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाए वोकेशनल एजुकेशन की बच्चों को, ये भी इसने रिकमेंड किया था। और बॉयज़ के नीड के और गर्ल्स की नीड के बेसिस पर उनकी जैसे भी जिस एरिया में रह रहे हैं, अर्बन एरिया में रह रहे हैं, रूरल एरिया में रह रहे हैं, उसके बेसिस पर उनको प्रोवाइड की जाए। और नॉन वोकेशनल स्कूल्स जो करिकुलम सबके लिए जनरल होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ये भी हमारी रिकमेंडेशन थी DS कोठारी का जो कमीशन था उसका। नेक्स्ट हमारे पास होता है एजुकेशन इम्प्लीमेंटेशन के लिए क्या था कि सेकेंडरी एजुकेशन जो होनी चाहिए ट्यूशन फ्री होनी चाहिए गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी और एडेड स्कूल्स में, और नीडी और जो भी डिजर्विंग स्टूडेंट्स हैं उनको फर्स्ट 10 ईयर्स की एजुकेशन फ्री देनी चाहिए। टाइम टू टाइम स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड करनी चाहिए, और इम्प्रूवमेंट होना चाहिए क्वालिटी में, यानी कि उसमें हमारे पास लोकेशन ऑफ स्कूल और प्लानिंग ऑफ स्कूल प्रॉपर होनी चाहिए, उसमें हमारे पास इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, टीचिंग मेथड्स में भी इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, और गाइडेंस और सुपरविजन की भी बेटर अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि अगर हम इसी में देखें कि सेकेंडरी एजुकेशन में प्रेजेंटली क्या स्टेटस है। प्रेजेंटली अगर हम देखें इसमें वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन हो चुका है। मेनली इसका एम क्या होता है? एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ाना और रिड्यूस द मिसमैच बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई ऑफ स्किल्ड मैन पावर। स्किल बेस्ड एजुकेशन को प्रमोट करना भी हमारे पास इसमें आ जाता है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, लोअर सेकेंडरी स्टेज पर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड प्री वोकेशनल एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है, जिसके बाद 9th और 10th के लिए उनको प्रिपेयर कराते हैं, उनको वोकेशनल इंटरेस्ट में हायर एजुकेशन में वो करने के लिए कि कोई अगर प्रॉपर एजुकेशन में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखते तो उसको वोकेशनल स्किल डेवलप किए जाएँ, वो भी यहीं पे आ जाता है। एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस पे देखा तो +2 लेवल पे जो हमारे पास वो है, उसमें भी हमारे पास सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल पर अलग अलग इंटरफेयर होता रहता है। वीकनेस जो है हमारे पास इसके मेनली इम्प्लीमेंटेशन में क्या हुआ कि सोसाइटी जो होती है वो मेनली फॉर्मल एजुकेशन उनको प्रेफर करती है एज़ कम्पेयर टू इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल एजुकेशन। और इसमें सेकंड क्या आया था कि यहाँ पर नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रेन टीचर्स एंड टेक्स्ट बुक। अगर हम वोकेशनलाइजेशन की बात करते हैं तो वहाँ पर ट्रेन टीचर्स की जो है कमी महसूस की गई।
नेक्स्ट हमारे पास इसी को प्रमोट करने के लिए सेकेंडरी एजुकेशन को लिए एक और चीज़ है इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन, यानी कि इंक्लूजन होना चाहिए, डिसेबिलिटी के बेसिस पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, स्पेशल अटेंशन देना है हमें, जो कि हमारे पास नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 में इंट्रोड्यूस किया गया, स्पेशल अटेंशन टू एजुकेशन ऑफ डिसेबल्ड चिल्ड्रन फॉर अचीविंग द गोल ऑफ एजुकेशन। स्पेशलाइज्ड टीचर्स होने चाहिए जो उनकी हर कैटेगरी के अकॉर्डिंग, उनकी नीड के अकॉर्डिंग उनको क्या कर सके, सपोर्ट कर सके। नेक्स्ट हमारे पास प्रमोशन ऑफ योगा इन स्कूल्स, NPE 1986 ने क्या किया, इंपॉर्टेंस दी योगा को, क्यों, डेवलपमेंट ऑफ बॉडी एंड माइंड, इसके लिए हमें योगा की नीड पड़ेगी और उन्होंने योगा को स्कूल में इंट्रोड्यूस कराया गया, इसको को करिकुलर एक्टिविटीज़ में हमारे पास लेकर चल लेते हैं। नेक्स्ट प्रमोशन किया गया है किस चीज़ का, साइंस एजुकेशन का। ये सब हमारे किसके अंडर आ रहे हैं, जो भी हम सेकेंडरी एजुकेशन एट प्रेजेंट देख कर चल रहे हैं। साइंस एजुकेशन को प्रमोट कर रहा है, किस लिए, रिसर्च और इनोवेशन प्रोग्राम्स में बच्चों का इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए। प्रॉपर उसके लिए क्या, साइंस किट्स प्रोवाइड की जाती हैं स्कूल्स में, अपर प्राइमरी लेवल पर अपग्रेडेशन एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ साइंस लेबोरेटरीज इन सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी स्कूल्स, सप्लाई ऑफ बुक्स ऑन साइंस एंड, जिससे हमारे पास क्या हो रहा है, ये ट्रेनिंग दे रहे हैं बच्चों को किस चीज़ की, साइंस और मैथमेटिक्स से रिलेटेड, और उसके लिए ट्रेन टीचर्स को भी अपॉइंट किया जा रहा है। नेक्स्ट इसी इम्प्लीमेंटेशन में एक हमारे पास होता है KVS, यानी कि केंद्रीय विद्यालय संगठन का क्या हुआ है, उनको प्रमोशन मिल रहा है। ठीक है, ये मेनली किसके लिए, टू एनकरेज द ग्रोथ ऑफ सेकेंडरी स्कूल्स। इसमें क्या होना चाहिए कि हमारे पास सबका कॉमन सिलेबस होना चाहिए, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन कॉमन होना चाहिए। मेनली ये सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ के बच्चों के लिए होता है, यानी कि वो ट्रांसफरेबल जॉब होते हैं तो बच्चों की पढ़ाई का लॉस ना हो, उसके लिए उनको ये फैसिलिटी दी गई है। ये इंडिया के आउटसाइड भी कहाँ पर है, मॉस्को में भी है, काठमांडू में भी हमारे पास KVS हैं। इसके साइलेंट मेनली फीचर्स क्या हैं KVS के, ये क्या करता है, एजुकेशनल नीड्स ऑफ ट्रांसफरेबल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को उनको पूरा करता है। ठीक है, कॉमन करिकुलम होता है, ये को एजुकेशनल स्कूल्स होते हैं, कॉमन टेक्स्ट बुक होती है, बाइलिंगुअल मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन यूज़ किया जाता है, हिंदी और इंग्लिश का, और इसमें CBSE से एफिलिएशन होता है, और संस्कृत भी पढ़ाई जाती है, 5th से 9th क्लास तक कंपलसरी पढ़ाई जाती है। यहाँ पर मेनली एजुकेशन गोल्स को अचीव करने के लिए टीचर पीपल रेशो को मेंटेन किया जा रहा है, और 7th क्लास तक ट्यूशन फ्री रहती है, और SC ST जो भी रिजर्व कैटेगरीज है उनको भी एग्जेम्प्ट किया गया है, ट्यूशन फीस से गर्ल्स को भी एग्जेम्प्ट किया गया है। उसके बाद हमारे पास नवोदय स्कूल्स आ जाते हैं, जो क्या है, मेनली हमारे पास क्या है, जो प्रोवाइड कराते हैं हाई क्वालिटी मॉडर्न एजुकेशन टू चिल्ड्रन ऑफ रूरल एरियाज। वो किसी भी सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड के हो सकते हैं। मेनली गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग, इस स्कीम के अकॉर्डिंग क्या है, एक नवोदय विद्यालय ईच डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कंट्री में होना चाहिए। ये फुली रेजिडेंशियल स्कूल्स होते हैं, बोर्डिंग स्कूल्स होते हैं, टेक्स्ट बुक और यूनिफॉर्म यहाँ पर फ्री होती है। इसमें एडमिशन किस प्रोसेस के थ्रू होता है, नवोदय विद्यालय में 6 के बाद यहाँ पर क्या होता है, एक टेस्ट कंडक्ट कराया जाता है NCERT के थ्रू पर्टिकुलर एक डिस्ट्रिक्ट में, और जिसमें उसी के बेसिस पे मेरिट लगती है। इसमें अर्बन एरिया को 25% दिया हुआ है, बाकी रिमेनिंग 75% जो है वो रूरल एरिया के बच्चों के लिए रिजर्व है। नवोदय विद्यालय में ट्राई किया जाता है 1/3 ऑफ स्टूडेंट्स जो होने चाहिए वो गर्ल्स होनी चाहिए। नेक्स्ट इसी में हमारे प्रेजेंट सिनेरियो में देखें अगर सेकेंडरी एजुकेशन के लिए, तो NIOS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, ये डिस्टेंस एजुकेशन को प्रमोट करता है। जो भी हमारे पास रेगुलर बच्चे नहीं पढ़ सकते उनको ये फ्लेक्सिबिलिटी देता है, टाइम बाउंड, कंटेंट बाउंड, सब कुछ टाइप की फ्लेक्सिबिलिटी देता है एजुकेशन को अचीव करने के लिए। उसके बाद हमारे पास हायर एजुकेशन आती है। हायर एजुकेशन क्या हो जाती है, आफ्टर 12th जो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह है वो सब कुछ हायर एजुकेशन में आ जाती है। उसके लिए भी अलग अलग पॉलिसीज़ वगैरह बनाई हुई हैं। मेनली क्या होता है, ये इंडिपेंडेंट क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट करने के लिए है, जनरेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ न्यू नॉलेज की है, फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल पॉलिसी एंड प्रमोट द वैल्यूज एंड असिस्ट इन द प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चरल एंड ट्रेडिशन। इसके लिए भी हमारे पास अलग अलग काउंसिल्स बनाए गए हैं। एक इसमें से है नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल। मेनली ये 1994 में सेटअप किया गया था। इसका मेन क्या है कि ये इंस्टीट्यूट्स ऑफ हायर एजुकेशन जो होते हैं उनको असेस करते हैं और उनको एक टाइप से एफिलेशन देते हैं कि वो कंडक्ट करा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है नेशनल एजुकेटिंग टेस्टिंग, जिसमें हमारे पास क्या आता है, UGC और CISR मिलकर साइंस और सोशल साइंस के सब्जेक्ट के लिए एक साल में 2 बार JRF कंडक्ट कराते हैं टू चेक द, ये एक टाइप से टीचर्स की एलिजिबिलिटी के लिए, टीचिंग प्रोफेशन के लिए टेस्ट कंडक्ट कराते हैं। इसी में यूनिट में हमने अब तक क्या पढ़ा है, नीड एंड इंपॉर्टेंस एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्राइमरी नर्सरी एजुकेशन, द वेरियस टाइप्स ऑफ प्री वोकेशनल प्रोग्राम्स ऑफर्ड एट प्रेजेंट एंड सिग्निफिकेंस प्रोविजन अवेलेबल एंड द नीडेड। हमने यहाँ पर मिनिमल लेवल ऑफ लर्निंग को पढ़ा है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को पढ़ा हुआ है। तो ये सब आगे भी यूनिट्स में फर्दर है डिटेल में, तो वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। अगर हम वोकेशनलाइजेशन की बात करें तो वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन
It aims at enhancing employability, reducing mismatch between demand and supply of skilled manpower, providing an alternative for those pursuing higher education without any interest. Purpose of higher education during British rule was to impart education in art, science, philosophy, and literature of Europe and Indian languages. The area of priority of higher education in the era of globalizations are quality, benchmarking, and networking. तो इस सबको आपको मैंने डिटेल में बता दिया. अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करके बोल सकते हैं मुझे, मैं उसको फर्दर एक्सप्लेन करने की ट्राई करूँगी. थैंक यू फॉर वॉचिंग. सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर. अगर कोई और पर्टिकुलर टॉपिक है आप मुझे बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, मैं आपको उसके नोट्स वगैरह प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी. थैंक यू.